हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निहारिका की शादी राजीव नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है और शादी के दिन जब निहारिका राजीव स्टेज पर होते हैं तो निहारिका एक लड़की को काफी देर तक घूरे जा रही होती है और तभी धीरे से उसकी माँ नीता बोलती है, अरे लोगों की तरफ ध्यान दे, तो दुल्हन है, सब तुझे ही देख रहे हैं और तू न जाने किसे घूरे जा रही है। माँ आप ये बताओ, वो जो दूध से धुली सी लड़की दिख रही है लाल लहंगे में, वो कौन है? मैं क्या, सभी उसे देख रहे हैं। अरे वो तेरी जेठानी, क्या नाम बताया था तेरी सास ने? हाँ मोहिनी, अरे वही, बड़ी सुंदर है। ये मेरी जेठानी है? अरे माँ काहे की सुंदर, साफ साफ पता चल रहा है कि कितना मेकअप थोप रखा है और फेस तो देखो, ऐसा लग रहा है ट्यूब में जितनी फाउंडेशन थी ना सब थोप कर आ गई है और हाइलाइटर कितना शार्प लगाया है इसने। अरे बस कर, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि छोटी बहू बड़ी बहू की बुराइयां कर रही है। चुपचाप खड़ी रह कुछ देर, बस थोड़ी देर में रस्में शुरू हो जाएंगी। स्टेज पर मंडप में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और पहली रात को मोहिनी अपनी सास माला के कहने पर निहारिका को उसके कमरे में लेकर जाती है और बोलती है, निहारिका एक बात बताओ, तुमने अपना मेकअप पार्लर से नहीं करवाया क्या? आप ऐसा क्यों कह रही हैं दीदी? मैं अच्छी नहीं दिख रही थी क्या शादी में? अब कहने का क्या ही फायदा है, छोड़ो तुम। देखो बुरा मत मानना, शादी तुम्हारी है लेकिन तुमसे ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं। अब वैसे लोगों की भी क्या ही गलती है, मैं दिखती ही इतनी अच्छी हूँ। तुम्हें भी मेरे जैसा मेकअप करवाना चाहिए था। खैर छोड़ो, तुम मेरे जितनी अच्छी तो नहीं दिख सकती पर थोड़ा तो दिख ही जाती। चलो अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो चली जाती है और उसकी बातें सुनकर निहारिका का मुंह बन जाता है और वो खुद से बोलती है, जेठानी जी तो अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रही हैं। मेरी शादी के दिन अपने मेकअप और सुंदरता का बखान करके चली गई। हाँ, समझती क्या है ये अपने आप को? इतना कहकर वो शीशे में खुद को देखने लगती है और अगले दिन सुबह तैयार होकर किचन में जाती है तो देखती है कि मोहिनी एकदम टिप टॉप बनके किचन में चाय बना रही है। तभी वहाँ माला भी आती है और बोलती है, उठ गई छोटी बहू? अरे मोहिनी बहू, तू रहने दे, आज छोटी बहू के हाथ की चाय पीनी है मुझे। क्यों बहू, पिलाएगी ना? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं आपके लिए अभी गर्मा गर्म कड़क चाय लाती हूँ। दीदी आप लंच तैयार कर दीजिए। हाँ थोड़ी देर में आकर बनाती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा टचअप कराऊं। अरे मोहिनी बहू, क्या ये थोड़ी थोड़ी देर में लाल लिपस्टिक लगाने जाती रहती है? ठीक तो लग रही है। अरे वैसे भी घर में कौन देखने आ रहा है तेरा ये मेकअप? माँ जी आप भी ना, अब अगर कोई देखेगा नहीं तो क्या मैं मेकअप करना छोड़ दूँ? मैंने कहा ना मैं आती हूँ थोड़ी देर में। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और माला भी हॉल में जाकर बैठ जाती है और कुछ ही देर में निहारिका सब के लिए चाय नाश्ता लेकर हॉल में आती है। तभी राजीव बोलता है, चाय तो बड़ी कड़क है निहारिका, लंच तैयार कर दिया हो तो ले आओ, मुझे थोड़ा जल्दी है। वो लंच तो दीदी बनाने वाली थी पर वो तो अपने मेकअप में ही लगी होगी, है ना? माँ ये क्या बात हुई? अरे दिन रात तो मेकअप टचअप ही करती रहती है। कम से कम सुबह के समय तो घर के काम कर दिया करे वो। भैया आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? चलिए हम ऑफिस की कैंटीन से कुछ खा लेंगे। अच्छा माँ हम चलते हैं। इतना कहकर दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद मोहिनी बन ठन कर हाथ में लंच लेकर मटकते हुए हॉल में आती है और बोलती है, अरे निहारिका और ये देवर जी कहाँ चले गए? हाँ तो क्या करे, तेरा इंतजार ही करते रहते। तुझे कितनी बार कहा है कि काम के समय अपनी ये लीपा पोती मेकअप सब भूल जाया कर, पर नहीं, जब तक 36 दफा तो शीशे में अपना चेहरा ना निहार ले तेरे को चैन कहाँ पड़ता है? माँ जी अब इतना खूबसूरत चेहरा है तो इसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए मेकअप तो करना ही पड़ेगा ना। क्यों निहारिका, सही कह रही हूँ ना मैं? छोटी बहू, तू अपनी जेठानी को देखकर इसके जैसी मत हो जाइयो, क्योंकि तेरी जेठानी का मेकअप तो हर काम से ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आइयो। इतना कहकर वो मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है और मोहिनी भी टेबल पर लंच रखकर इतराती हुई वहाँ से चली जाती है और निहारिका खुद से बोलती है, ये क्या था? माना लड़कियों को मेकअप करना बहुत पसंद होता है पर हर समय मेकअप लगाए कौन घूमता है, और जेठानी जी का मेकअप तो माशाअल्लाह
छोड़ो, अपने को क्या। इतना बोलकर वो अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और निहारिका को मोहिनी हमेशा मेकअप किए हुए ही देखती। एक दिन माला निहारिका को राशन की लिस्ट देकर बोलती है, ये ले बहू, इसमें लिखी है सभी चीजें, याद से ले आइयो, कुछ भी भूलियो मत। और हाँ, अकेले चली जाएगी या मैं चलूं तेरे साथ? मैं ले आऊंगी माँ जी। वो मैं कह रही थी कि रात के खाने के लिए कोई सब्जी नहीं है तो मंडी भी जाना पड़ेगा। अरे हाँ, सब्जी के बिना तो राजीव खाना भी नहीं खाता। चल मैं ही चल लेती हूँ। हाय, ये मेरे घुटनों का दर्द भी ना काम के वक्त ही दर्द होता है। एक काम करो, तुम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारा सामान ले आओ। मोहिनी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। हाँ जी माँ जी, कहिए। जा छोटी बहू के साथ बाजार हुआ, बहुत सारा सामान लाना है, वो अकेले नहीं ला पाएगी। और हाँ, खबरदार जो कोई बहाना बनाया तो। ये माँ जी भी ना मेरे बोलने से पहले ही धमका देती है। अब मानना भी पड़ेगा, क्या कर सकती हूँ। हाँ जी माँ जी, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो कमरे में तैयार होने चली जाती है और कुछ देर बाद दोनों जेठानी देवरानी मिलकर मार्केट के लिए निकल जाती हैं। और धूप ज्यादा होने की वजह से मोहिनी को पसीना आने लगता है और उस पसीने के कारण उसके मेकअप वाले चेहरे का हुलिया बिल्कुल ही बदल जाता है। उसका लाइनर इधर उधर फैल जाता है और पूरे फेस पर कहीं काला तो कहीं सफेद निशान दिखने लगता है। तभी वो बोलती है, इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी तुम्हारे साथ, लेकिन माँ जी के चलते मुझे आना पड़ा। अब देखो, पसीने की वजह से मेरा सारा मेकअप बह गया। हाँ तो जेठानी जी, इतना मेकअप करने को किसने कहा था? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई अतरंगी चुड़ैल मेरे साथ चल रही हो। वैसे एक बात बताओ जेठानी जी, आप बाथरूम और सोने भी टचअप करके जाती हो क्या? ज्यादा हंसने की तो जरूरत नहीं है। अब जिसे मेकअप आता है वही तो करेगा ना। तुम्हें तो आता नहीं तो मैं क्या करूं? और हाँ, हो गई खरीदारी? अरे नहीं हुई है तो जल्दी से कर लो, मैं और खड़ी नहीं हो सकती। जिसके बाद सारा सामान लेकर दोनों घर आ जाती हैं। घर आते ही थैले को सोफे पर पटकते हुए मोहिनी अपने कमरे की तरफ भागती है। ऐसे ही रात को सब खाना खाकर सोने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी निहारिका भी किचन से पानी पीकर अपने कमरे में सोने जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी मोहिनी पर जाती है और वो हैरान होकर बोलती है, हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? दीदी के चेहरे पर इतने सारे काले निशान। दिन के उजाले में तो मेकअप कर सफेद भूत बनी रहती हैं और अभी कैसी अजीब सी लग रही हैं। कहीं इन दागों को छुपाने के लिए तो जेठानी जी मेकअप नहीं करती। अभी पूछती हूँ। इतना कहकर वो उसके कमरे में घुस जाती है और उसे देखकर मोहिनी चौंक कर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और किसी के कमरे में कोई ऐसे घुसता है क्या? निकलो अभी के अभी बाहर। चली जाऊंगी, पहले ये बताइए आपके चेहरे को क्या हो गया? ये पिंपल और काले से निशान कैसे हो गए? दिन में तो ये नहीं दिखते। कहीं ये आपके हमेशा मेकअप करने से तो नहीं हुए? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आपका चेहरा हमेशा मेकअप से जो ढका रहता है। और दीदी, ये मेकअप चेहरे को निखारता जरूर है, पर रोज रोज करो तो बिगाड़ भी देता है। मेरी मानो तो इससे पहले कि आपका चेहरा और खराब हो, आप हमेशा मेकअप में रहना छोड़ दो। ये सब कहकर वो मोहिनी को समझा देती है। और अगले ही दिन जब मोहिनी बिना मेकअप के सबके सामने चाय लेकर आती है तो उसे देखकर राजीव बोलता है, माँ, आपने घर में नौकरानी रख ली क्या? पर इसे भाभी के कपड़े क्यों दे दिए? अरे नालायक, दो बहुओं के होते हुए भला मैं क्यों नौकरानी रखने लगी? माँ, ये मोहिनी है, नौकरानी नहीं। क्या मोहिनी बहू, तेरे इस चांद जैसे चेहरे पर ये दाग कब आ गए? माँ जी, ये सब जेठानी जी के अंधाधुंध मेकअप करने का नतीजा है। इसलिए अब ये जेठानी जी का मेकअप, टचअप सब बंद। दाग धब्बे हट जाएं, इसके लिए अब ये बस एलोवेरा जेल ही लगाएंगी और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग भी इन्हें ऐसे देखने की आदत डाल लीजिए। देखा, मैं कहा करती थी ना कि ये ज्यादा लीपापोती मत किया कर। देख क्या हाल बना लिया अपने चेहरे का। जी माँ जी, समझ आ गया कि मेकअप करना कभी कभी ही अच्छा लगता है। जिसके बाद कुछ दिनों तक मेकअप ना करने और लगातार चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने से मोहिनी के चेहरे के दाग धब्बे हट जाते हैं। जिसके बाद वो खास मौकों पर ही मेकअप का यूज किया करती और इस तरह निहारिका ने अपनी जेठानी का हमेशा मेकअप करना बंद करवा दिया।
मिश्री एक चुलबुली सी लड़की थी, लेकिन उसकी जुबान अपने नाम की तरह बिल्कुल भी मीठी नहीं थी। मिश्री की जुबान काली थी। उसके आसपास के लोगों का तो यही मानना था। उसकी जुबान से निकला हर उल्टा शब्द सच्चा ना हो, ऐसा होना तो नामुमकिन था। इसीलिए उसको सब काली जुबान वाली बोलते थे। ऐसे ही एक सुबह जब मिश्री की माँ आराधना वॉशिंग मशीन से कपड़े धो रही होती है, तभी मिश्री अपने कमरे से बाहर आकर आवाज लगाकर अपनी माँ से बोलती है। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? आ भी जाओ। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? मैंने मशीन लगा रखी है, कपड़े धो रही हूँ। माँ, कितने कपड़े धोगी? मुझे भूख लग रही है, पहले नाश्ता दे दो। अरे, मैं कपड़े धो रही हूँ, खुद से नहीं रह सकती। वैसे भी जुबान चलाने के अलावा कभी हाथ पैर भी चला लिया कर, कुछ भला हो जाएगा हमारा। माँ, आप इतने कपड़े धोगी तो मशीन खराब हो जाएगी। यूँ नहीं है कि पहले मुझे खाना दे दो फिर कर लो। बस मिश्री के कुछ उल्टा बोलने की ही देरी थी और उसकी बात सच हो गई। आराधना कपड़े धो ही रही थी कि मशीन अचानक रुक गई। उसके कई बार स्विच ऑन ऑफ करने पर भी मशीन चालू नहीं हुई। ये देखकर आराधना गुस्से में कपड़े धोने वाली थापी लेकर मिश्री के पास जाती है और उसे बोलती है, रुक, तुझे खाना दो, तुझे खाने से ज्यादा इसकी जरूरत। अपनी माँ का रुद्र रूप देखकर मिश्री भागने लगती है और बोलती है, मैंने क्या किया? खाना ही तो मांगा था। 1000 बार बोला है अपनी ये काली गंदी जुबान बंद रखा कर, पर नहीं, अच्छी खासी मशीन खराब करवा दी तूने। अब तो मैं तुझे खाना बिल्कुल नहीं दूंगी। बेचारी मिश्री अपनी जबान के चलते अपनी माँ की थापी से पिटाई खाती है, जिसके बाद उसकी भूख ही मर जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। मिश्री आए दिन अपनी काली जुबान से कोई ना कोई कांड करती रहती। एक दिन जब मिश्री को देखने लड़के वाले आने वाले थे, तो आराधना उसे बोलती है, सुन ले मिश्री, आज लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, और हाँ, आज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अपना ये मुंह ना बंद रखियो, अपनी जुबान से कुछ बोल मत दियो। क्या माँ, कैसी बातें करती हो? आप चाहती हैं कि मैं ना बोलूं तो ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी, पर कम से कम मरने की बातें तो मत करो। अरे मरे आपके दुश्मन। हे भगवान, तुझे बोला था अपना मुंह बंद रख, अब न जाने किसकी जान आफत में डाल दी तूने। आराधना के इतना बोलते ही उसके घर की डोरबेल बजती है और सामने संभव नाम का लड़का अपनी माँ माला के साथ मिश्री को देखने आया होता है। आराधना अच्छे से उनका स्वागत करती है और देख दिखाई करके लड़के वाले रिश्ता पक्का कर जाते हैं। उनके जाने के बाद मिश्री बोलती है, माँ देखो, मैंने कुछ नहीं बोला, आप खामखाई मेरी जुबान को काला बोलती हो। देखो, अभी तक आई आपके किसी दुश्मन के मरने की खबर। इतने में एक बार फिर आराधना के घर की डोरबेल बजती है और इस बार उनकी पड़ोसन आशा भागती हुई अंदर आकर बोलती है, अरे आराधना बहन, वो चौथी गली में सुषमा थी ना, जिससे तुम्हारी एक बार भयंकर वाली लड़ाई हुई थी, वो ना आज टपक गई। अचानक ही उसको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसी। हाय हाय, ये क्या हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, मेरी ही बच्ची की जुबान इतनी काली करनी थी कि अब इसके कहे पर लोग भी मरने लगे। वैसे वो औरत थी भी बुरी, उसका परिवार तो उसके मरने पर खुश है। बहुत जुल्म करती थी वो उन सब पर। सुनने में आया है कि घर के किसी सदस्य ने ही मारा है उसे और उसे हादसे का नाम दे दिया। अच्छा, फिर भी बहन, अब अच्छे थे या बुरे, लेकिन किसी के मरने की क्या खुशी मनाना। वैसे मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, तुमको जरूर आना है। अगले हफ्ते उसकी शादी संभव से करवा देती है, जिसके बाद मिश्री बहू बनकर माला देवी के घर आती है और उसके घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। लेकिन अभी भी उसकी जुबान का काम करना बाकी था। शादी के कुछ दिन बाद ही जब मिश्री अपनी पहली रसोई की रस्म करती है, तो वो सब के लिए पराठे बनाती है, जिस पर संभव को पराठे इतने पसंद आते हैं कि वो और खाने की मांग करता है। ये देखकर मिश्री रसोई से बाहर आकर उसे बोलती है, अरे बस भी करो, कितना खाओगे? पेट खराब हो जाएगा। अरे बहू, मेरे बेटे के खाने पर नजर मत लगा। अगर तेरे से नहीं बनाया जा रहा तो हट, मैं बनाती हूँ उसके लिए पराठे।
इतने में ही संभव के पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है और वो अपने पेट को पकड़ के बोलता है। ऐसा लग रहा है अब आप दोनों को ही कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बोलकर संभव जल्दी से वॉशरूम भागता है और कुछ ही पल में बाहर आता है, लेकिन बिना रुके वो फिर से बाथरूम के अंदर जाता है। लगभग 15 मिनट तक वो बाथरूम से अंदर बाहर ही करता रहता है। ये देखकर माला बोलती है, अरे सत्यानाश हो तेरा काली जुबान की, तेरे कहने भर की देर थी और मेरे बेटे का सच में पेट खराब हो गया। माँ जी इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी माँ भी मुझे यही बोलती रहती कि तेरी जुबान काली है, और आप भी। मतलब तेरी माँ को पता थे तेरी इस काली जुबान के कारनामे, फिर भी हमें नहीं बताया। माँ आप भी क्या बातें लेकर बैठ गईं? ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा पेट सच में ज्यादा खाना खाने की वजह से खराब हुआ है। इसमें मिश्री की जुबान का कोई दोष नहीं है। पर बेटा इसकी माँ भी तो इसे काली जुबान की बोलती थी। अगर ऐसा नहीं होता तो वो क्यों बोलती भला? सासू माँ भी आप ही की तरह पुराने विचारों वाली होंगी। अब बस इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। और मिश्री तुम मुझे जरा अजवाइन दे दो नमक लगाकर, मैं उसको गर्म पानी से ले लूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। एक सुबह टीवी में तेज बारिश की खबर देखकर मिश्री संभव से बोलती है, संभव जी आज बहुत तेज बारिश हो रही है, आप प्लीज संभल के जाना, कहीं फंस ना जाओ। ठीक है मिश्री। मिश्री और संभव बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी माला भी छाता लेकर घर से बाहर जाने लगती है। उसे देखकर मिश्री बोलती है, अरे माँ जी इतनी बारिश में कहाँ जा रही हैं? किसी गड्ढे वड्ढे में मत गिर जाना। हाँ अब तो चाहे ना भी गिरना हो ना, फिर भी गिर ही जाऊंगी। तेरी काली जुबान से निकल जो गया है। नासपीटी कहीं की, जाते हुए इंसान को टोकते नहीं है, ये नहीं बताया तेरी माँ ने। और भगवान ने मुझे आंखें दी हैं, देख सकती हूँ कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ नहीं। माला गुस्से में घर से निकल जाती है और जैसे ही बाहर जाती है ज्यादा पानी भरे होने के कारण उसे गड्ढा दिखाई नहीं देता और वो घर के पास ही बने एक गड्ढे में गिर जाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर संभव और मिश्री घर के बाहर आते हैं और माला को गड्ढे से निकालकर अंदर ले आते हैं, जिसके बाद माला बोलती है, देखा बेटा मैंने कहा था ना बहू की काली जुबान है, देख इसके कहने से ही मैं गड्ढे में गिर गई। माँ ये आपकी गलती है, इसका इल्जाम आप मिश्री पर मत लगाइए। उसने तो बस आपको आगाह किया था, न कि गड्ढे में गिरने की कोई बद्दुआ दी थी। हाँ माँ जी मैंने तो आपको सावधान करने के लिए गड्ढे का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन आप तो सच में गिरकर आ गई। आप भी ना माँ जी। रहने दे तू, इतनी बारिश में अब नहाना पड़ेगा इसकी वजह से। माला गुस्से में अपने कमरे में नहाने चली जाती है और गड्ढे में गिरने की वजह से माला का शक और गहरा हो जाता है कि मिश्री की जबान काली है। लेकिन एक सुबह जब मिश्री फर्श पर पोछा लगा रही होती है तो माला गीले फर्श पर आने लगती है। तभी मिश्री उसे रोकते हुए बोलती है, माँ जी आप आगे मत जाइए, फर्श गीला है, आप गिर जाएंगी, सर फट जाएगा आपका। माला मिश्री की ये बात सुनकर घबरा जाती है और इधर उधर भागते हुए बोलती है, हे भगवान कहाँ छुपूं? इस काली जुबान ने कहा है तो पक्का मेरा सर फट जाएगा, कहाँ जाऊँ, बचा लो भगवान। माला हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लगती है और फर्श गीला होने के कारण वो गिरने ही वाली होती है कि तभी संभव अपनी माँ को गिरने से बचा लेता है। ये देखकर माला बोलती है, बेटा आज तूने मुझे बचा लिया, वरना इस काली जुबान वाली ने तो मेरा सर फटने की भविष्यवाणी कर दी थी। संभव जी मैंने तो कहा था माँ जी को कि आगे मत जाइए, फर्श गीला है, आप फिसल जाएंगी, लेकिन वो भागते भागते इधर उधर जाने लगी। इसमें मेरी काली जुबान थोड़ी ना है। अरे हमेशा ही सब मुझे इसी बात का ताना देते हैं कि मेरी जुबान काली है। तंग आ गई हूँ मैं आप लोगों की बातों से। तंग आ चुकी है तो ये जुबान काट दे, क्योंकि ये सच तो नहीं बदल सकता कि तेरी जुबान काली है। बस माँ बस, अरे गलती मिश्री की नहीं आपकी और उन सब की है जो इसको काली जुबान का समझते हैं। आपको बता दूं कि कोई भी नॉर्मल इंसान फर्श गीला होने पर यही कहेगा कि गीला है मत आओ आगे वरना सर फट जाएगा। आप इधर उधर भागने लगी इसीलिए गिरने से आपका सर फटता, और आपको लगता है कि ये सब मिश्री की काली जुबान का किया धरा है। अच्छा उस दिन तेरा पेट खराब होना और मेरा गड्ढे में गिरना वो सब क्या था? मैंने जरूरत से ज्यादा पराठे खा लिए थे और ऑयली खाना ज्यादा खाने से पेट खराब होता ही होता है। और आप गड्ढे में इसलिए गिरी कि आपको बारिश के पानी में गड्ढा दिखा ही नहीं। यकीन नहीं होता तो रुको मिश्री बोलो
ये मेरे ऊपर टंगा पंखा गिर जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? पागल है? बोलो तो मिश्री। ये ऊपर टंगा पंखा आपके सिर पर गिर जाए? अरे पागल है क्या? मेरे बेटे को मारने पर तुली है। सभी पंखे के गिरने का इंतजार करते हैं, लेकिन पंखा नहीं गिरता। तभी संभव बोलता है, पता है माँ, पंखा क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इसके गिरने की कोई वजह ही नहीं थी। ना इसका कोई स्क्रू ढीला है, ना इसमें कोई जंग लगा है। लेकिन जहाँ जहाँ आपके साथ हादसा हुआ वहाँ उसकी वजह थी। उसकी जिम्मेदार वो वजह थी, ना कि मिश्री की काली जुबान। अपने बेटे की बात को सुनकर माला को भी लगा कि उसने ही अपनी बहू को गलत समझा, जिसके लिए वो अपनी बहू से माफी मांगती है। और दोस्तों, काली जबान जैसी अंधविश्वासी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा होना होता है तो किसी के बिना कहे ही हो जाता है, और नहीं होना होता तो कोई लाख बद्दुआएं दे तब भी हमारा बाल भी बाका नहीं होता। इसीलिए ऐसी बातों से दूर रहे और तभी आप खुश रह सकेंगे। खुशी का माहौल था। अमित घर का छोटा बेटा होने के बावजूद भी अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया से घर वालों की रजामंदी लेकर शादी के मंडप में मौजूद था। पंडित जी वर को वधू का हाथ थामने के कहते हैं कि तभी उसके फोन पर उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो तुरंत मंडप से उठकर अपना सहरा उतारकर बोलता है, मैं ये शादी नहीं कर सकता। अमित, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल मत बनो, ये कोई टाइम नहीं है मजाक करने का। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है। तू क्या बोल रही है? क्यों नहीं कर सकता तू ये शादी? माँ, अब ये शादी नहीं हो सकती, बस अब मैं जा रहा हूँ। पर कहाँ अमित रुको, अमित। माँ देखो ना, अमित मुझे छोड़कर चला गया। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता था ना, ऐसा क्यों किया उसने मेरे साथ? अमित की माँ उसे गले से लगाकर चुप करवाते हुए सहारा देती है। तभी सोनिया की माँ मेनका बोलती है, माया जी, आपके बेटे ने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत। इसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने मेरी बेटी से भरे मंडप में सबके सामने शादी करने से इनकार कर दिया। अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? उसकी तो जिंदगी बर्बाद करके रख दिया आपके बेटे ने। इतने सालों का रिश्ता तोड़ दिया आपके बेटे ने। देखिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, और शादी से पहले ही मैंने आपकी बेटी को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। अब चिंता मत करिए, मैं समझाऊंगी उसे, मैं बात करूंगी उससे। अब क्या ही बात करेंगी आप? आपका बेटा साफ शब्दों में बोल कर गया है कि ये शादी नहीं हो सकती। इस तरह दोनों की माएं लड़ने लगती है। बहस बहुत आगे बढ़ जाती है। ऐसे में शादी में मौजूद और भी लोग बातें बनाने लगते हैं। तभी सोनिया की इज्जत का ख्याल रखते हुए पीयूष जोर से बोलता है, बस बहुत हो गया, आप सब शांत हो जाइए। अमित ने सोनिया के साथ ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उसके किए की सजा मैं सोनिया को नहीं भुगतने दे सकता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सोनिया से शादी करूंगा। इससे दोनों परिवार की इज्जत भी बच जाएगी और सोनिया की जिंदगी भी। सोनिया, क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? वरना तुम मना भी कर सकती हो। मैं क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा। बेटा हाँ कर दे, तेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर सोनिया पीयूष से शादी करने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद बहुत धूमधाम से माया अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। दोनों अपने कमरे में होते हैं। तभी सोनिया पीयूष से बोलती है, देखिए पीयूष, हमारी शादी एक मजबूरी में हुई है, इसलिए मैं आपके साथ एक पत्नी की तरह कंफर्टेबल हो पाऊंगी या नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं समझता हूँ सोनिया, तुम इस समय अमित के बहुत सवालों से घिरी हुई हो। मैं तुम्हारे साथ एक पति पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त के नाते बात करूंगा। तुम्हारे साथ रहूंगा। दुनिया की नजर में हम भले ही पति पत्नी होंगे, लेकिन इस कमरे में हम एक दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तुम परेशान मत हो, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बेझिझक बताना। तुम चेंज करके यहाँ सो जाना और मैं वहाँ सोफे पर सो जाता हूँ। अरे नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? मैं सो जाऊंगी वहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि एक लड़की सोफे पर सोए और मैं बेड पर सोऊं। अरे नहीं नहीं, मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ। पीयूष की बात मानकर वो बेड पर सो जाती है। अगले दिन वो उठकर अपनी सास के पास जाती है। तभी माया बोलती है, अरे बहू, तू तो बहुत जल्दी जाग गई। शादी की थकान से तो अब तक कोई भी नहीं उठा, तू उठ गई। माँ जी, मैं रात भर सोई ही नहीं। जब से अमित मुझे छोड़कर गया है, मेरी नींद भी
साथ में ले गया है, इसीलिए मैं जल्दी उठकर काम करने लग गई। हम 4 साल से एक दूसरे को जानते थे, प्यार करते थे, तभी तो उसने आपसे मेरे बारे में बात की थी। मुझे तो आज भी यकीन नहीं होता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। सोनिया, बहू अब तो बिल्कुल भी नहीं रोएगी और जब वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। पर बेटा, अब तेरी शादी पीयूष से हो गई है तो तू उसको समझ, उसका ख्याल रख। मेरा पीयूष दिल का बहुत अच्छा है और सच्चा है, वो तुझे कभी हर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो खुद से भी पहले दूसरों के बारे में सोचता है। अच्छा, तू वो सब छोड़ और जो मैं कहती हूँ वो बना दे। ठीक है माँ। माया उसे समझाकर खाना बनाने के बारे में सब बताती है, जिसके बाद उसकी बताई हुई हर चीज सोनिया बहुत जल्दी तैयार कर लेती है। तभी सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। जैसे ही पीयूष खाना खाता है तो वो बोलता है, माँ ये खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है आपने। वाह माँ, मजा ही आ गया खाना खा के। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अरे पागल, इतना भी नहीं पहचाना तूने? ये सारा खाना मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। उसको थैंक यू बोल, तेरा सारा पसंदीदा खाना बनाने के लिए। अच्छा, सोनिया ने बनाया है? सोनिया, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। थैंक यू सो मच। और वैसे आप इतनी अच्छी कुक है, मुझे नहीं पता था। लेकिन आपको कैसे पता कि ये मेरा फेवरेट फूड है? वो मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है इसलिए, और खाना तो मुझे माँ। सोनिया पीयूष को बोलती ही है कि माया इशारे से उसे मना कर देती है। तभी सोनिया बोलती है, वो मुझे अमित ने बताया था बहुत पहले, शायद इसलिए याद। ओह, ले बहू, तेरी पहली रसोई का पहला शगुन। ये मेरी सास के कंगन है जो अब से तेरे हुए। शुक्रिया माँ जी। ऐसे ही शाम को ऑफिस से आकर पीयूष उसे गिफ्ट में एक सुंदर सा डायमंड नेकलेस देते हुए बोलता है, देखिए सोनिया, मुझे गलत मत समझना। आपने मेरे लिए फेवरेट खाना बनाया और माँ ने आपको शगुन दिया है, मैंने नहीं। इसलिए ये छोटा सा गिफ्ट मैं आपके लिए लाया हूँ, तो इसे प्लीज एक्सेप्ट कीजिए एज अ फ्रेंड। ठीक है पीयूष जी, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं। समय के साथ साथ दोनों पति पत्नी अपने रिश्ते को अपना लेते हैं। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। सब सही चल रहा था कि तभी अचानक से अमित घर में वापस आता है। उसे देखकर माया उसे चाटा लगाते हुए बोलती है, बेशरम, अब क्यों आया है तू? तू तो सब कुछ छोड़कर चला गया था ना। तेरा कितना इंतजार किया लेकिन तू नहीं आया। एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा तूने, और अब तू वापस आ गया। क्यों? निकल जा इस घर से। माँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। चाहो तो और मार लो आप, पर मुझे इस घर से बाहर मत निकालो। वैसे ही आपसे इतना दूर रहा हूँ मैं, अब कहीं नहीं जाना चाहता। माया ममता के मोहजाल में फंसकर अपने बेटे की गलतियों को माफ करके उसे घर में रहने की इजाजत दे देती है। कुछ देर बाद खाना खाते हुए अमित माया से बोलता है, अरे माँ, मैंने सुना है भाई की शादी हो गई है, जरा भाभी से तो मिलवाइए। बहू, जरा शरबत बनाकर तो ला। माया की बात सुनकर सोनिया शरबत लेकर आती है और दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। साथ ही सोनिया के पुराने जख्म भी हरे हो जाते हैं। सोनिया शरबत रखकर वापस अंदर जाकर रोने लगती है। तभी अमित अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये तो सोनिया है, आपने भाई की शादी इससे करा दी? हाँ, क्योंकि तूने हमें उसे मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। तूने उससे प्यार करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो तेरा भाई किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता, ये तू भी जानता है। उस समय ये फैसला लिया मैंने और उसे अपने घर की बहू बना लिया। माँ, मेरी मजबूरी थी उस वक्त छोड़कर जाना, मैं खुद नहीं चाहता था उसके साथ ऐसा करना। अब तू ये सब बोलकर इस घर का माहौल मत खराब कर और अपने कमरे में जा। अमित अपने कमरे में जाता ही है कि अपने भाई के कमरे में उसे अकेले देखकर वो बोलता है, मानना पड़ेगा, मेरे जाते ही बहुत खूबसूरत हो गई है, पहले से भी ज्यादा। हाय मेरी प्यारी सोनिया, मैं आ गया हूँ। ये बोलकर वो उसे पीछे से हक कर लेता है और बोलता है, सोनिया, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अभी तक नहीं भूल पाया, मैं आज भी तुमसे उतना प्यार करता हूँ। उसकी घटिया बात सुनकर सोनिया उसे करारा चाटा मारती है और बोलती है, उस वक्त कहाँ गया था तुम्हारा प्यार, जब तुम भरे मंडप में मुझे छोड़ के चले गए थे। अरे मैं तुम्हारे सामने अपने प्यार की भीख मांगती रह गई और तुमने तो पलट कर देखा तक नहीं, सोचा भी नहीं कि मेरा क्या होगा। दोबारा इस तरीके की बात मुझसे कभी मत करना,
अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। ये मेरा और पीयूष का कमरा है, एक पति पत्नी का कमरा, और अब से मैं तुम्हारी भाभी हूँ, ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सोनिया। सोनिया के ऐसे बर्ताव से अमित को बहुत गुस्सा आता है और इस वक्त वो गुस्से का घूंट पी जाता है और अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके बोलता है। उसकी ये मजाल कि उसने मुझे चांटा मारा। छोड़ूंगा नहीं सोनिया मैं तुम्हें, इस चांटे का बदला तुमसे लेकर ही रहूंगा। शाम को पीयूष वापस आता है और पीयूष उसे देखकर हैरान हो जाता है, साथ ही उसे उसकी हरकत के लिए खूब सुनाता है। खाना खाते हुए अमित बहुत तारीफ करता है और बोलता है, अरे सोनिया जरा वो सब्जी पास करना, वैसे खाना बहुत अच्छा बनाया है तुमने। सोनिया नहीं भाभी, तेरी भाभी है वो, समझा? ठीक है भाई, भाभी सब्जी दे दीजिए। भाभी बोलने से भाभी थोड़ी होगी, मुझे अपनी सोनिया वापस चाहिए और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे। एक हफ्ता बीत जाता है। अमित बार बार सोनिया के करीब जाकर उससे बदतमीजी करने लगता है। तब अमित एक प्लान बनाकर सोनिया को सड़क पर अकेले पाकर उसे किडनैप कर लेता है और एक खंडर सी जगह पर ले जाकर जमीन पर धक्का मारता है और उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है। तभी सोनिया बोलती है, कौन है, कौन है यहाँ? मुझे यहाँ ऐसे लेकर क्यों आए हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। जो भी नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हारा आशिक, तुम्हारा बॉयफ्रेंड उर्फ तुम्हारा देवर हूँ। भाभी, छी, तुम्हें भाभी बोलना अच्छा नहीं लगता। तुम तो मेरी प्यारी सोनिया हो ना। चलो आओ, आज हमारी शादी है। मेरे भाई ने आकर सारा काम खराब कर दिया, पर तुम चिंता मत करो, आज हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। फिर मुझे तुम्हें भाभी नहीं बोलना पड़ेगा। अमित तुम पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो ये? छोड़ो, मुझे घर जाना है। अगर तुम्हारे भैया को पता लगा ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझे जाने दो। अमित उसकी एक नहीं सुनता और उसके हाथ खोलकर पंडित को डरा धमकाकर मंत्र पढ़ने की बोलता है। सोनिया किसी तरह उसका ध्यान भटकाकर उसके फोन से पीयूष को कॉल लगाकर छोड़ देती है और बोलती है, अमित मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ। अरे भाभी हूँ तुम्हारी, तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो? गलत है ये। और ये तुम मुझे कौन सी जगह लेकर आए हो? कितना अंधेरा है यहाँ। कोई सोच भी नहीं सकता सोनिया कि मैं तुम्हें मंदिर के पीछे वाले खंडर में लाया हूँ। ए पंडित, तुम मंत्र पढ़। डरकर पंडित मंत्र पढ़ता है और सोनिया अपनी चालाकी से पीयूष को जगह बता देती है। पीयूष पुलिस को लेकर कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाता है। पुलिस अमित को अरेस्ट कर लेती है और पीयूष सोनिया को गले से लगा लेता है। इस तरह उसे बचा लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।